हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था आयाम, आवर्ती और आवर्तकाल के बारे में। आयाम, आवर्ती और आवर्तकाल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उनसे संबंधित दो क्वेश्चन हैं। आवर्ती और आवर्तकाल से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। पहले वो क्वेश्चन हल करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक वाद्य यंत्र 200 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लेता है। एक वाद्य यंत्र 200 कंपन पूरे करने में कितना समय लेता है? 2 सेकंड का समय लेता है। तो उसकी आवर्ती ज्ञात करो। अब आवर्ती की आपको परिभाषा बताई थी कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो वो नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा वो नोट करेंगे। सबसे पहले हम दे रखा है कि कंपनों की, देखो कंपनों की संख्या, वाद्य यंत्र कंपन 200 करा है तो कंपनों की संख्या कितनी दे रखी है? 200। कंपनों में लगा समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड। और आवर्ती हमें ज्ञात करनी है। आवर्ती हमें ज्ञात करनी है। और आवर्ती ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो आवर्ती इक्वल कंपनों की संख्या बटे कंपनों में लगा समय, यानी कंपनों की संख्या बटे कंपनों में लगा समय। अब देखो हमारे पास कंपनों की संख्या कितनी दे रखी है? 200। कंपनों में लगा समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड। तो 200 बटे 2। अब 2 एकम 2, यानी अगर 2 का अगर इसमें भाग लगाएंगे 200 में तो 100 बार जाएगा। तो 100। और आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है कंपन प्रति सेकेंड, या इसको हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। 100 कंपन प्रति सेकेंड। तो अतः आवर्ती बराबर क्या होगी? 100 कंपन प्रति सेकेंड। इस प्रकार उस वाद्य यंत्र की हम क्या निकाल लेंगे? आवर्ती का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी मंदिर की घंटी से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति, अब देखो इसमें आवर्ती 400 कंपन प्रति सेकंड है। 400 कंपन प्रति सेकंड है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है? इसमें आवर्ती दे रखी है, आवर्ती का मान दे दिया और आवर्तकाल का मान पूछ रहा है। अब देखो क्या क्या दिया गया है। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन में वही लिखा जाता है कि जो क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखो दे रखा है कि आवर्ती दे रखी है 400 कंपन प्रति सेकंड, वो लिख दिया। आवर्तकाल हमको पूछ रहा है, नहीं आवर्तकाल हमें निकालना है। और आवर्तकाल और आवर्ती दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? यानी आवर्तकाल होता है वो आवर्ती के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? एक बटे क्या होता है? आवर्ती होता है। आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवर्ती। अब बराबर 1, आवर्ती की जगह क्या लिख देंगे? आवर्ती का मान लिख देंगे। आवर्ती कितनी है हमारे पास? 400 है। क्या है? 400 है। अब देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, एक में 400 का भाग लगे तो नहीं जाता है। तो फिर पॉइंट ले लेंगे, फिर नहीं जाएगा। फिर 2 जीरो, यानी इसको 1000 बनाएंगे तब जाएगा। और 1000 बनाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, यानी 3 जीरो लेने के लिए एक तो पॉइंट हो गया, फिर 2 जीरो, फिर 400 दूनी 800, 2 बार चला जाएगा। फिर 200 बच के, फिर एक बिंदु ले लिया 2000, और फिर 400 का 2000 में भाग लगाते हैं तो 5 बार जाएगा। तो आवर्तकाल का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0.0025 सेकेंड, क्योंकि आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। अतः आवर्तकाल बराबर क्या हो गया? 0.0025 सेकेंड। ये हो गया। ये दो क्वेश्चन थे आवर्ती और आवर्तकाल से रिलेटेड। अब अगर हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा प्रबलता एवं तारत्व। प्रबलता एवं तारत्व। प्रत्येक व्यक्ति, जंतु, वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक जंतु है
या जो वाद्य यंत्र जो बजाने वाले जो यंत्र हैं उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पर, यानी हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वो ये 3 लक्षण कौन से हैं? एक तो देखो प्रबलता के आधार पर पहचाना जा सकता है, एक तारत्व के आधार पे, और एक गुणता यानी गुण के आधार पे इनको पहचाना जा सकता है। सिर्फ हम यहाँ पे बात करेंगे प्रबलता और तारत्व की बात करेंगे, 2 गुणों की बात करेंगे, एक प्रबलता और एक तारत्व की। तो सबसे पहले लेते हैं कि ध्वनि की प्रबलता। सबसे पहले क्या लेते हैं? ध्वनि की प्रबलता। 2 गुणों के आधार पे, वैसे 3 गुण है लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे 2 गुणों की बात करेंगे। ध्वनि की प्रबलता, एक थाली या अन्य धातु पात्र पर चम्मच से, एक थाली ले सकते हैं या कोई धातु का जो पात्र है, लोहे का है, किसी भी प्रकार की धातु है, पीतल का है, उसको अगर चम्मच से पहले धीरे से बाद में जोर से चोट करते हैं, यानी बजाते हैं उसको, पहले चम्मच से उसको धीरे चोट मारते हैं, फिर जोर से चोट मारते हैं, तो किस स्थिति में ध्वनि तीव्र या अधिक प्रबल है? तीव्र या इसको अधिक प्रबल भी कह सकते हैं, और क्या मतलब तेज। और किस में क्षीण या कम प्रबल है? जब जोर से चोट मारेंगे तो ध्वनि क्या होगी? अधिक प्रबल होगी, और धीरे से हल्के से चोट मारेंगे तो ध्वनि क्या होगी? कम प्रबल होगी। आपने ढोल या ढोलक बजाते हुए भी देखा होगा, जब इन पर जोर से चोट की जाती है तो तीव्र या अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोल या ढोलक जो बजाते हैं, अगर उसके जोर से चोट मारते हैं या जोर से चोट की जाती है तो जो ध्वनि है वो क्या होती है? प्रबल उत्पन्न होती है, अधिक प्रबल होती है। किंतु जब हल्की चोट की जाती है, हल्के से अगर उसको बजाया जाता है तो कम प्रबल या क्षीण ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में देखो आगे एक सारणी दे रखी है, और इसमें सारणी को देखकर आपको बताना है कि किसकी ध्वनि प्रबल है और किसकी ध्वनि क्षीण है। अब देखो चिमटा और घंटा, ये तो चिमटे को बजाया जाए, एक घंटे को बजाया जाए, तो कम प्रबल ध्वनि तो होगी चिमटा की और अधिक प्रबल होगी घंटा। शेर की दहाड़ एवं मच्छर की बिनबिनाहट। अब देखो शेर की दहाड़ यानी मच्छरों की जो बिनबिनाहट है वो तो होगी कम प्रबल, और शेर की दहाड़ होगी अधिक प्रबल, यानी प्रबल ध्वनि होगी। ढोल एवं सितार, तो सितार की तो होगी कम प्रबल और ढोल की क्या होगी? अधिक प्रबल। बांसुरी एवं बैंड वालों का बड़ा बाजा, तो बांसुरी की तो होगी कम प्रबल और बैंड वालों का बड़ा बाजा, इसकी होगी अधिक प्रबल ध्वनि। क्या होगी? अधिक प्रबल ध्वनि। घुंघरू एवं ताशा, घुंघरू एवं ताशा, तो घुंघरू की तो क्या होगी? कम प्रबल होगी, और ताशा की क्या होगी? अधिक प्रबल। जब आप धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की, यानी कि जब हम धीमे बोलते हैं, धीमे से बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जब अगर जोर से बोलते हैं तो अधिक प्रबलता की जो ध्वनि है वो निकलती है। तो जिसकी यानी अब अधिक प्रबलता की जो ध्वनि क्यों निकलती है? क्योंकि इसकी तीव्रता और प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। तो ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है, यानी आयाम का अगर आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता भी क्या बढ़ेगी? अधिक बढ़ेगी। और आयाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको पीछे बताई थी। कंपन करने वाली वस्तु की माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन है उसको क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यानी जैसे आयाम बढ़ेगा तो उस ध्वनि की जो प्रबलता है वो भी क्या होगी? अधिक होगी। और ध्वनि की जो प्रबलता का जो मात्रक है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल
होता है। ये आपको याद करना है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है और ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। नहीं, क्यों बढ़ती है? क्योंकि ध्वनि की जो प्रबलता है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी, अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये आयाम पे निर्भर करती है और ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है।